बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के चेयरमैन एशिया पैसिफिक जन्मेजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिन बाद हमारी आपकी चर्चा होगी। इसके साथ ही मेरे साथ हिरनदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हिरनदानी जी और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और हाल तक एक बहुत बड़ी एएमसी के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जन्मेजय सर आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि क्या बजट में हो सकता है, ये किसी का गेस हो सकता है या इनसाइट हो सकती है, लेकिन क्या होना चाहिए ये तो कम से कम आपके पैराडाइम में है। तो आपके हिसाब से सरकार को इस बजट में क्या विजन लेके चलना चाहिए, एक बिग पिक्चर आप खींच दीजिए, फिर हम लोग उसकी डिटेलिंग भी करेंगे। प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? जी, तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार अभी तक 4 साल करती आई है वो करती रहे। तो जो हम लोग की जैसे कि राजकोषीय घाटा है उसको घटाते जाएं, हम लोग 4.8 4.7 की तरफ बढ़े। हम लोग का जो गवर्नमेंट डेट है टू जीडीपी वो भी घटते जाएगा थोड़ा, क्योंकि हम लोग की क्रेडिट रेटिंग अभी भी काफी कमजोर है। दूसरी बात यह है कि जो जो चीज हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहे थे वो करते रहना चाहिए, और इसके लिए कहीं हम लोग को कुछ पैसा रेज करना है तो अभी मार्केट जिस स्थिति में है, हमको लगता है गवर्नमेंट का स्टेक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है करीब 70% है। कहीं उन लोग 51 तक ले आए तो वही करीब 3 लाख करोड़ उनको दे देगी, तो दैट इटसेल्फ मेक्स इट इजियर। और वो कुछ चेंज नहीं है, खाली जो होल्डिंग लेवल है वो घटा दें। 80,000 पर सेंसेक्स है, ये तो माने रोज रोज नहीं होता है, तो इससे फायदा होगा। और एजुकेशन, हेल्थ, स्किलिंग पर फोकस हम लोग को जोर से देना चाहिए। और उनके बजट में तो ये नहीं होता है, मगर एक्सटर्नल टैरिफ्स जो है वो हम लोग को अभी ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। हम लोग को वी शुड बी अ रोबस्ट इकोनॉमी, और उसके लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा जो नॉर्मली जो हम लोग करते आ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी टू डेट रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, और उसमें जोड़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, एजुकेशन और हेल्थ। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए पैसा जरूर निकाल के रखना चाहिए, वो है पानी। हम लोग इंडिया की जो बिगेस्ट प्रॉब्लम होने वाला है इन द नेक्स्ट 5 इयर्स वो है पानी, वाटर। तो उसके लिए एक मिशन मोड में कुछ पैसा निकालना चाहिए। ओके, तो ये 3-4 बिग पिक्चर हैं। अब सर इसमें एक सवाल आपसे और मेरा ये है कि सरकार जिस तरह का मैंडेट लेके आई है, 2 उनके सहयोगियों के हैं जिनके साथ मिल के सरकार चल रही है, तो पिछले 10 सालों में जिस तरीके से कर पा रही थी सरकार कि हार्श इकोनॉमिक डिसीजंस लेना है जिससे कि विदेशियों की नज़र में एक बैलेंस दिखे, क्या अब भी वो आपको लगता है कि वैसा ही कर पाएंगे या होना चाहिए या हो पाएगा? देखिए, तो मैंने तो लेबर पर नहीं बोला कुछ, मैंने तो लैंड पर कुछ नहीं बोला, जितने बड़े बड़े रिफॉर्म पर तो कुछ नहीं बोला। मैंने तो खाली बोला जो करते आ रहे हैं वो करते रहना चाहिए। हम लोग फिस्कल डेफिसिट को अच्छे से मैनेज किए हैं, उसको मैनेज करते जाना चाहिए। जीएसटी का पैसा बढ़ते जा रहा है, जीएसटी में भी थोड़ा रिफॉर्म चाहिए कि 3 रेट आ जाए। और हमको तो ये लगता है इससे बेहतर मौका नहीं है 2 लाख करोड़ लेने के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक को 51% तक तो ले आइए, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता है। तो उससे उससे भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। कहीं अमरावती बनाना है तो उसको बना सकते हैं। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई कोई रिफॉर्म के बारे में तो बात नहीं किया है मैंने। इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी बेहतरीन है आजकल, और वो बढ़ते जाने वाली है। तो इसके लिए कुछ इसको ऐसा नहीं करना चाहिए जो इसको अपसेट कर दे। ओके, कुछ ऐसा ना करें जो अपसेट करे। और 2 लाख करोड़ तो बड़े आसानी से आ जाएगा। खाली पीएसयू बैंक्स में 51% तक होल्डिंग अगर नीचे लें बहुत सारे बैंकों से तो पैसा आ जाएगा। खजाना वैसे है ठीक ठाक है, बैलेंस तो अच्छा है यहाँ पे। हिरनदानी सर, आपके हिसाब से आपका इंसाइट भी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है बजट में,
या ऐसा होना चाहिए? दोनों, क्या लगता है आपको? आज की तारीख में जो जीडीपी की ग्रोथ रही है उसको उत्साहित करने के लिए मेरे अंदाज से जितने भी पगले लेंगे वो कम हो गए, क्योंकि जो पर्कोलेट डाउनस्ट्रीम में करना है वो हमें आगे बहुत ही करना आवश्यकता है। तो जिस रफ्तार से हम जीडीपी ले रहे हैं उसकी पर्कोलेशन बेनिफिट्स आम आदमी को कैसे मिले उसके ऊपर ध्यान लेने की बहुत आवश्यकता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें करने की आवश्यकता है, जैसे अपने भाई साहब ने बताया। जी, लेकिन थोड़ा पॉपुलिस्ट जो तरीका हो सकता है इस सरकार के लिए, रोजगार की एक बड़ी चुनौती है, खेती किसानी की बहुत बड़ी चुनौती है। एक अभी जन्मेजय सर ने कहा पानी की, जो अभी बहुत कम लोग इसकी सीरियसनेस को समझ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या है। इवन मूडीज़ ने तो इशारों में कह भी दिया कि मैं सॉवरेन रेटिंग घटा सकता हूँ अगर पानी की प्रॉब्लम भारत में सही नहीं हुई तो। और मुंबई वाले तो बड़े परेशान हैं, 8% रिजर्वायर भरे हैं सिर्फ। तो ये भी एक अलग तरह का चैलेंज खड़ा हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो 2-3 फ्रंट हैं, यहाँ पे सरकार के ऊपर एक प्रेशर आ गया है कि अब इस क्षेत्र में कुछ करना पड़ेगा ज़्यादा बड़ा? हिरनदानी सर, आपसे पूछा है। सॉरी, नहीं मैं नहीं समझा, सॉरी नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ कि जो 2 एरियाज हैं जिस पे सरकार को अभी पॉलिटिकल झटका लगा है, एक रोजगार की बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको विपक्ष ने उठाया, और दूसरा एग्रीकल्चर वाले में भी ये चैलेंजेस हैं, और ये बहुत बड़े चैलेंज इनके सामने आने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि थोड़ा टिल्ट सरकार का उस तरफ होगा, पॉपुलिस्ट? नहीं, 5 साल की सरकार है तो मुझे नहीं लगता है कि उनको लॉन्ग टर्म का तो पोजीशन लेना ही है। जैसे अभी देखे 2 जो डिसीजंस अभी लिए लास्ट कैबिनेट मीटिंग में, एक जैसे लिए कि उन्होंने बताया कि 3 करोड़ हाउसिंग सरकार करेंगी, अर्बन एरिया में 1 करोड़ करेंगे, 2 करोड़ रूरल एरिया में करेंगे। तो वो तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है और उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी आएगा। तो मेरे अंदाज से ऐसे डिसीजन उनको लेना है कि दोनों विजन, लॉन्ग टर्म 5 साल की विजन भी देखना है और शॉर्ट टर्म विजन भी देखना पड़ेगा कि उनको शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी मिल जाए। जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं महाराष्ट्र में, वैसे आएगा, तो वो हम लोकल जो लेवल पर विचार है उसके कारण हमें दोनों हिसाब से करना है, और शायद ये कर पाएंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे अभी बॉम्बे के देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं, 300 किलोमीटर मेट्रो रेल का कंप्लीशन ये 2 साल के अंदर कर लेंगे। तो वो दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इफेक्ट शहर में आ जाएंगे। तो ये मेरे अंदाज से दोनों हम विचारधारा साथ में रखते हैं तो वही सरकार, केंद्र सरकार कर सकती है और हो जाएगा। जी, सुनील सर, आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, ये पहले मैं नहीं, जैसे मैं बताऊं, हमारे जो रिपोर्टर हैं लक्ष्मण रॉय, वो रोज एक खबर लेके आते हैं कि इस बार मिडिल क्लास को खुश करना है, कुछ टैक्स में ट्विकिंग होगी, सरकार समझ रही कि मिडिल क्लास बहुत गुस्सा है, उसके लिए कुछ नहीं किया पिछले 10 सालों में, बल्कि उससे वसूला ही है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि मिडिल क्लास को इस बात से खुश और गर्व होना चाहिए कि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई कब तक गर्व करते रहेंगे, अब कुछ हमको भी चाहिए। तो ऐसे हल्के हल्के इशारे मिल भी रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में ये बजट में जो होगा वो होगा नॉन कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स ही इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। जो भी रिफॉर्म्स में कुछ पे कंट्रोवर्सी आ सकता है, जहां पे एक वोट बैंक को नाराजगी पहुंच सकती है, ऐसी रिफॉर्म से वो दूर रहेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन को कुछ चांस नहीं देना चाहेंगी कि वो उसको उठाकर एक झंडा पकड़कर देश भर में कुछ ये काम करे। जैसे अग्निपात या फिर फार्म रिफॉर्म्स, ये दोनों बहुत कंट्रोवर्शियल थे। वैसे अभी लेबर में कुछ रिफॉर्म्स लाए या फर्दर लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी बाल बच गए हैं। वो इन रिफॉर्म्स के जरिए जो नेगेटिविटी आई थी पब्लिक में, उससे वो इलेक्शन फिर भी जीत गए। तो ये थोड़ा सावधान रहेंगे। अभी रिफॉर्म्स करेंगे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे
जहाँ पे कोई लोगों के ऊपर कुछ असर नहीं आता है। रिफॉर्म्स करेंगे एक जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि देखिए, अब इलेक्शन तो जीत गए, अब इमीडिएटली खाली महाराष्ट्र में इलेक्शन है, शायद साल 1.5 साल के बाद यूपी में इलेक्शन है। तो ये दोनों थोड़ी फार्मर ओरिएंटेड स्टेट्स है, तो थोड़ी एग्रीकल्चर के लिए थोड़ी एक बैकहैंडेड तरीके से वो थोड़ा में भी कॉटन बेल्ट होता है महाराष्ट्र में, शुगर केन बेल्ट होता है, उसके लिए थोड़ा बहुत राहत देने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी पब्लिक फैन। नंबर 1। नंबर 2, बजट किसके लिए बनता है? देखिए, आप मिडिल क्लास की बात करते हैं, आपके वो लक्ष्मण आप बता रहे थे मिडिल क्लास। देखिए, अभी वो मिडिल क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास अभी वोट बैंक अभी तक कुछ इमीडिएट इंपैक्ट नहीं है, 5 साल के बाद इंपैक्ट है। तो कुछ कुछ रिफॉर्म्स जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब जो 3 साल के बाद जब अगला इलेक्शन नजदीक आता है तभी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। अभी मिडिल क्लास में ध्यान कर, मिडिल क्लास का तो मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होता है। गजनी इफेक्ट, गजनी पिक्चर आपने देखा, गजनी का इफेक्ट होता है, सब भूल जाएंगे अगले इलेक्शन तक। तो अब उनको ये सब चीज खाली महाराष्ट्र हरियाणा वहां पे जहां इलेक्शन है उसके लिए थोड़ा बहुत बैकहैंडेड। मगर ये समझना जरूरी है कि कौन है फिर। बजट क्या होता है? बजट के 2 मायने होते हैं। एक होता है रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और दूसरा होता है एक पब्लिक रिलेशन स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। और जितना रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर के प्रोमिसेस के नजदीक रहे, उतना उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, तो उनके उस तक वो जो प्रॉमिस करते हैं उसको भी बिलीव करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेन रेसिपिएंट ऑफ द बजट है रेटिंग एजेंसीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स। और इंडिया कैपिटल स्टार्व नेशन है, हमारी रेटिंग को डेफिनेटली डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए, अपग्रेड हो सके तो बढ़िया। तो इसीलिए पूरी कोशिश बजट में होगी कैसे फॉरेनर, चाहे वो रेटिंग एजेंसी हो, एफडीआई पैसा देने वाले हो या एफआईआई पैसे देने वाले हो, उनको नाराज ना बनाए और खुश रख सके तो रख सके। तो ऐसी रिफॉर्म्स जो कि उनके मन में अच्छा लगता है, और डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट की डिक्लाइनिंग पाथ तो जारी रखना है। इस बार की रिपोर्ट कार्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आरबीआई ने 2 लाख करोड़ का डिविडेंड दे दिया। तो जो प्रॉमिस किया था पिछले साल की इस बजट में मैं फिस्कल डेफिसिट इस तरीके से रखूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले साल की प्रॉमिस पिछले साल ही किया था उन्होंने 4.5%, आप स्क्रीन पे दिखा रहे, उसको भी वो कायम रखेंगे। तो ये पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है, उसको वो पक्का अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। सेकेंड चीज है, जैसे मैंने कहा, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स जितना हो सके, जल के बारे में, इरिगेशन के बारे में, जो भी कोई झंडा नहीं उठा सकता है ना, टफ वाले रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। यही मेरी थोड़ी सी दिक्कत है। क्या होना चाहिए कि टफ रिफॉर्म जो उन्होंने पिछले 10 साल से किया था उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि इलेक्शन रिजल्ट के कारण ये पहले बजट में इतना बड़ा एक स्टेप लेने से थोड़े डर जाएंगे, थोड़ा सावधान रहेंगे धीरे धीरे। और एट द सेम टाइम आंध्र और बिहार के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि इनकी सपोर्ट को 5 साल के लिए जारी रखना होगा। तो डायरेक्टली ओपनली नहीं करेंगे, बट आप डिग डाउन करेंगे बजट के डॉक्यूमेंट में, आप देखेंगे कि थोड़ा डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो कैपेक्स के रिसोर्सेज हो या रेवेन्यू के रिसोर्सेज, थोड़ा आंध्र और बिहार की ओर डेफिनेटली वो डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको वो सपोर्ट 5 साल के लिए जारी रखना है। तो ऐसे नहीं कि उनको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, मैं समझता हूँ ये बहुत प्रैग्मेटिक रियलिस्टिक बजट होगी, जो कि फॉरेनर को भी खुश रखेगी, बट एट द सेम टाइम कठिन रिफॉर्म्स को अवॉइड करते हुए एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो 3-4 साल के बाद असर दिखे, उसके ऊपर ध्यान देंगे। 3 राज्यों में चुनाव है सर इस साल, झारखंड भी जोड़ लीजिए उसमें, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, और उसके साथ 2 बिहार और आंध्रा को भी साधना है इनको। जन्मेजय सर, अब थोड़ा सा इसको और डीप पे चलते हैं। अभी तक जो बहुत बजट किए सरकार ने, बहुत ही ज़बरदस्त रोबस्ट है, उसको बाजार ने भी और इकॉनमी ने भी बहुत हाथों हाथ लिया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया सरकार ने, बहुत पैसे खर्च किए, पीएलआई जैसी स्कीम बहुत सक्सेसफुल हुई है, बहुत इंडस्ट्री ने फ़ायदा उठाया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, या ऐसी आशंका है मार्केट को, डरते भी लोग, कि क्या थोड़ा सा ग्रामीणोन्मुखी बजट होगा? जैसे एक रोजगार का मसला है। अब मेरे को यही समझ नहीं आता कि वाकई सिचुएशन क्या है, चूँकि कोई अथेंटिक ऑफिशियल डेटा ही नहीं हम लोगों के पास होता है कि कैसे पता लगे कि नौकरियां है कितनी है नहीं है, या क्वालिटी ऑफ जॉब क्या है। हो सकता है नौकरी हो भी, लेकिन क्वालिटी ऑफ जॉब बहुत ना हो। तो सरकार अपना एक जो बिग पिक्चर वाला ड्राइव है उसको थोड़ा टिल्ट करेगी क्या इस तरफ?
एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करे, ग्रामीण किसानों के लिए कुछ करे, और ज़्यादा मनरेगा में पैसा खर्च करे, सम्मान निधि 12,000 18,000 कर दे, इस टाइप के काम करते हुए ज़्यादा दिखेंगे क्या? देखिए, थोड़ा बहुत तो हर हर डेमोक्रेसी में थोड़ा बहुत ये सब करना ही होगा। थोड़ा सा रूरल डिस्ट्रेस है तो वहां पर थोड़ा पैसा देना होगा। ये सब में कोई खराबी नहीं है, जब तक कि हम लोग अपना फिस्कल डेफिसिट पाथ को रखें और उस पर आगे बढ़ते चले। और बेसिकली अभी जो रिफॉर्म्स है उसको वापस न जाने दें, जीएसटी पर आगे बढ़ते चले, आईबीसी वगैरह को थोड़ा सा करेक्ट करके टाइटन कर दे। देखिए, इकोनॉमी में बहुत ही जरूरी है कि उसके जो इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार 20 मिलियन जॉब हर साल नहीं क्रिएट कर सकती। इकोनॉमी क्रिएट करती है, वेल्थ क्रिएटर्स क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्री क्रिएट करती है, सर्विसेज क्रिएट करती है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, उस पे जो कुछ भी कर सकते करना चाहिए। एजुकेशन, स्किलिंग, R&D, ये सब को बढ़ावा देना चाहिए। जो पॉलिटिकली करना है करना चाहिए, क्या खराबी है उसमें? देखिए, सबसे भारी प्रॉब्लम पॉलिटिक्स में आजकल ये है हम लोग के लिए, वो है जल। क्योंकि हम लोग का जो पावर, फ्री वाटर जो एग्रीकल्चर के लिए है, ये वाटर टेबल पंजाब में चावल के साथ और महाराष्ट्र में शुगरकेन के साथ बहुत ही हानिकारक है। तो इसके लिए हम लोग को एमएसपी पर सोचना पड़ेगा कि इंसेंटिव कैसे दें, हटाएं नहीं, मगर और क्रॉप्स को कैसे ज्यादा इंसेंटिव दें जो पानी कम खाते हैं। और जो और टैंक्स हैं, पेड़ हैं, पाइप्स हैं, जितने सिटीज में, सब बिल्डिंग्स में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, ये सब को देखना है। रिवर्स में सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को ठीक करना है, पेनल्टी फॉर एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू रिवर, ये सब को बहुत कहीं देख पाए तो ये बहुत ही भारी फायदा होगा इंडिया के लिए आगे जाने बढ़ते हुए। थोड़ा बहुत जो करना है कंस्टिट्यूएंसी के लिए, पॉलिटिकल लॉबीज के लिए, वो जरूर करना चाहिए। मैंने देखिए, एक यूरोपियन पॉलिटिशियन बोला था कि वी नो व्हाट टू डू, बट वी नो इफ वी डू व्हाट वी हैव, आई मीन वी नो व्हाट टू डू बट वी डोंट नो वी विल गेट री-इलेक्टेड इफ वी डू व्हाट वी नीड टू डू। तो ये तो सब डेमोक्रेसीज में होता है, तो इसको सोच समझ के आगे बढ़ना हो। लेकिन सर, ये आप कह रहे हैं जो फ्री पावर और फ्री वाटर को थोड़ा सा टिल्ट करें और खुले शब्दों में कहें तो एमएसपी ऐसे फसलों पर ज़्यादा इंसेंटिवाइज करें जहाँ पानी कम लगता है। लेकिन पंजाब वाले तो धरना देके बैठ जाएंगे, शाम को तो गेहूं चावल में ही चाहिए। नहीं, तो हम ये नहीं बोल रहे कि एमएसपी आप हटाइए। हाँ, नहीं, गारंटी भी चाहिए सर उनको। मुद्दा तो गारंटी का है। नहीं, ठीक है, हम बोलेंगे कि कहीं आप ये फल करिए तो उसमें ज्यादा एमएसपी मिलेगा। देखिए, हम लोग के जो अभी सब्सिडीज है वो रिजीम फर्टिलाइजर के यूजलेस है, एमएसपी यूजलेस है, ये सब। मगर कोई सरकार नहीं बदल सकती है, एंड यू कैन नॉट ब्लेम देम आइदर। ये तो पुराने से सिलसिला चले आ रहा है, उसको हटाना कोई आसान बात नहीं है। मगर ये जो भारत इज 1/3 ग्लोबल एवरेज इन वाटर कंजम्पशन, और वो और घटने वाला, और इस पर हम लोग का युद्ध होगा। पानी के लेकर हम लोग को युद्ध होगा, बिटवीन कर्नाटक और तमिलनाडु और जगह भी। और एग्रीकल्चर में नहीं बढ़ पाएगा जब तक कि इरिगेशन ठीक से हो पाए। तो ये पानी को तो आई थिंक एक नेशनल मिशन के साथ सॉल्व करना चाहिए, क्रॉस पार्टी लाइंस, जीएसटी टाइप काउंसिल के थ्रू। सर, आपको लगता है सरकार सीरियसली पानी वाले इशू को ले रही, जिस इशू पे हम भी समझ रहे हैं, या अभी वो लोग थोड़ा इसको हल्के में ले रहे हैं? देखिए, इस पर जो कहते हैं ना कि जब तक कि एक हवा नहीं बनती है और अर्जेंसी और क्राइसिस नहीं आता है, डेमोक्रेसी में उतना जो है फोकस नहीं आता। तो हम लोग सब के ऊपर ये है कि वी मेक वाटर क्राइसिस, और वो है एक्चुअली क्राइसिस। जहां आप चले जाइए भारत में, वहां पर पानी के बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम। तो इसको डील करना है। हम लोग का खाली नेट जीरो के बारे में बात करते हैं, पहले तो पानी सॉल्व करें ना।
पोल्यूशन के बारे में बात होती है कितना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कितनी बात होती है, मगर पानी के बारे में बात नहीं होती। नेट ज़ीरो पे फोकस है, पानी पे कम। बहुत ये एक्चुअली बहुत फैशनेबल नहीं लगता है लोगों को बात करने, लेकिन ये वही तो बहुत प्रॉब्लम है। ही सीरियस इशू है। आपने नीरज जी आपने जो बोला बिल्कुल सही बात बोला, ये फैशनेबल ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि ये यूरोप में तो प्रॉब्लम नहीं है पानी का, यूएस में तो प्रॉब्लम नहीं है पानी का, ये तो पानी का प्रॉब्लम हम लोग के पास है। यस, और डेंग जियाओपिंग ने चाइना में पानी का प्रॉब्लम 1980 में सॉल्व कर दिया, तो ये चाइना का भी प्रॉब्लम नहीं है, यही तो हम लोग के लिए भारी प्रॉब्लम है। यस, पानी बहुत 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 बड़ा इशू पानी का। हिरनदानी जानते होंगे आजकल मुंबई के लोग बहुत चिंतित है, पानी नहीं बरस रहा है। तो हिरनदानी सर, भारत और का बजट और इंडिया का बजट बनाने वाले हैं, तो आपका सेक्टर जो है, अब आप भी बहुत दिन से मांग कर रहे हैं कि हाउसिंग को थोड़ा और ज़्यादा पुश दे दिया जाए, तो बहुत सारी इंडस्ट्री चलने लगती है उसके साथ साथ, तो रोज़गार भी जनरेट होगा और बाकी इंडस्ट्री भी चलेंगी। कहा तो है उन्होंने कि बहुत सारे रूरल हाउसिंग बनेंगे, लेकिन अर्बन हाउसिंग पे कम फोकस है क्या? मेरे अंदाज से अर्बन हाउसिंग पर भी फोकस है, लेकिन उनका ध्यान ज्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट जो ध्यान दे रहे हैं अपना इंटरेस्ट सबवेंशन करने में, तो उसमें हमने स्लम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मेरे दो अपेक्षाएं हैं कि इस साल वो कुछ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ घर की जो ऐलान किया है, उसमें से 1 करोड़ घर जो अफोर्डेबल हाउसिंग में सेगमेंट में है, लेकिन वो मुंबई जैसे शहर में लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी कट ऑफ पॉइंट है 45 लाख रुपए, और मुंबई की जो लैंड वैल्यूज इतने ज्यादा है कि वो अफोर्डेबल वैल्यूज बॉम्बे में लागू नहीं होते। लेकिन हमारे 50% लोग मुंबई शहर में, जो सबसे अमीर शहर है, 50% से ज्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो मेरे अंदाज से हमारी मांगे जो भी है हाउसिंग सेक्टर में कि एक स्लम्स के ऊपर फिर एक ऐलान करने की आवश्यकता है कि उसको रीडेवलपमेंट करके करें। उसमें जो डेवलपमेंट होगी वहां सरकार को फायदा होगा। अल्टीमेटली रीडेवलपमेंट करके जो जमीन खाली बन जाएगी, उसमें जो हम सेल करके पैसे लेते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ 5-7 years फायदा ही होता है। तो जो भी हम करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी बात रही है जो अब तक सरकार नहीं लिया है हाउसिंग सेक्टर में, वो है रेंटल हाउसिंग। ज्यादातर जोर दिया हुआ है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, इनकम टैक्स रिबेट जो दिए वो है, लेकिन वो रेंटल हाउसिंग के ऊपर अब तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम जैसे देखें अमेरिका जैसे देश में भी 50% लोग जन्म से मरण तक रेंटल हाउसिंग में रहते हैं। इसलिए हमें फिर भी जैसे इन्वेस्टमेंट का कैसे हम इस क्षेत्र में अट्रैक्ट कर दें, सर्विस हाउसिंग करें, एल्डरली हाउसिंग करें, और किस्म के हाउसिंग कर सकते हैं, तो उसके ऊपर रेंटल हाउसिंग के ऊपर शायद इस सरकार इसमें ध्यान दे सकते हैं और है। और तीसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर काफी गौर किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको मेंटेन करने के लिए जीडीपी ग्रोथ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देके नहीं चलेगा। कितना भी आप करें, मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं हो रहा है, लेकिन हाउसिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही भारी रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में जितना भी ध्यान देगा, तो जो प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का है उसके ऊपर शायद वो जोर दे सके। नंदानी सर, जो आपने सेकंड पॉइंट बोला ना रेंटल हाउसिंग वाला, इसमें सरकार का क्या रोल आप देखते हैं? देखिए, आप सपोज हम हाउसिंग करते हैं तो उस पर काफी हम बेनिफिट देते हैं। जो घर खरीदते हैं उनको इनकम टैक्स रिलीफ देते हैं, बैंकों से पैसे लेते हैं या हाउसिंग फाइनेंस करते हैं तो उनको कम से कम ब्याज में हाउसिंग मिलते हैं। रिजर्व बैंक का सपोर्ट रहता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की सपोर्ट रहती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी रिलीफ स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं देती, लोकल गवर्नमेंट्स भी नहीं देते, कोई भी नहीं देता। तो इसके ऊपर जैसे फोकस हमने अफोर्डेबल सेगमेंट में कर दिए हैं, ऐसे ही रेंटल हाउसिंग पर करें तो मुझे लगता है काफी फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर एक देशवासी को घर खरीदना चाहिए।
हमें ये भी देखना चाहिए कि हम रेंटल हाउसिंग, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग हम कैसे करें, और वो हो सकता है, उसके ऊपर भी हम गौर दें, कुछ रिलीफ दें, कुछ 5 साल तक इतने साइज के घर मकान बनाएं तो हम उसको राहत दे सकते हैं, कम टैक्स दे सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, और बैंकों को भी रिलीफ दे सकते हैं, जैसे हम इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं फॉर परचेज हाउस, वैसे ही हम इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर ओनरशिप हाउसिंग, जैसे कंपनीज हैं, रिलायंस हो, बैंक हो, हमारी कंपनी हो, हम सर्विस टेनेंसी दें, लोगों को घर दें फॉर द पर्पसेस ऑफ सर्विसेज, उनको रेंटल हाउसिंग पर दें, तो उसके ऊपर कुछ रिलीफ दे सकते हैं। तो मेरे अंदाज से इस क्षेत्र में देने से और भी हो सकता है, हमारा जीडीपी जो ग्रोथ 7-8% है वो 9-10% तक चल जाएगा। ये दो क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पे। सर आपने तो बात की होगी सरकार से कई फोरम के जरिए, क्या उन लोगों का व्यू है इस पे? कन्विंस नहीं है क्या? नहीं, इसके अभी तक क्या है कि ज्यादातर जो सरकार ने 5 साल में पीएमएवाई स्कीम किया है वो इंटरेस्ट सबवेंशन को लेके ज्यादा ध्यान दिए। मेरे अंदाज से इसके ऊपर तो ध्यान देना ही है और कर रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जो प्रधानमंत्री ने 3.0 में किया, उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग 3 करोड़ का किया है, अर्बन में 1 करोड़ और रूरल में 2 करोड़। लेकिन ये जो बाकी है स्लम्स और रेंटल हाउसिंग के ऊपर फिर जोर देने की आवश्यकता है। ओके सुनील सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करें और इस सरकार ने काफ़ी फोकस किया, इसमें कोई शक नहीं है। खासतौर पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया, पोर्ट में, एयरपोर्ट में, सब में बनाया। लेकिन अगेन मैं वही बात कहूँगा कि आम आदमी के लिए ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉस्टली है सर। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप लखनऊ से बनारस जाएं, इतना टोल आपसे ले लेंगे कि आपको फिर गुस्सा आने लगेगा कि यार सड़क बनाई अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा आप वसूली कर रहे हैं टोल के थ्रू। तो ये भी तो, यही तो बैलेंस करना है सरकार को, चुनाव की कीमत ये है। तो मैं फर्स्ट में ये जो आपने सवाल हीरानंदन जी से किया था उसके बारे में मेरा एक राय है, मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। यूके में जो हुआ था, जो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये रेंटल हाउसिंग की उन्होंने बात जो की, वो कैसी चीज है। उधर यूके में मेरी डॉटर उधर पढ़ रही थी, तो पढ़ने के बाद उधर नौकरी उसको मिली, तो उन्होंने क्या किया, बहुत बढ़िया स्कीम है ये, क्या कि गवर्नमेंट एक रेंटल हाउसिंग, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को फ्लोट करती है प्राइवेट सेक्टर के साथ, और किसी भी व्यक्ति 25% उसका वैल्यू ही उसको देना पड़ता है, और उसको पार्शियल ओनरशिप दे देते हैं। 25% विद द पर्सन, 75% गवर्नमेंट के पास, और आप उसमें रह सकते हैं। अब सब प्रॉपर्टी राइट सब आपके पास है, बट यू आर बाइंग अ हाउस फॉर ओनली 25%। बाकी 75% गवर्नमेंट बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट उसको चार्ज करती है, और आप जिंदगी भर एंड डेथ तक भी आप खाली 25% को रख के रह सकते हैं, या कभी भी आप चाहिए तो आप उस 25% को 35, 45, 55, 100% तक आप गवर्नमेंट से खरीद सकते हैं एट द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू, अगर आपकी इच्छा हो तो। अभी वो एक्सट्रीमली लंदन में बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट रहा। मेरी डॉटर भी उसका फायदा उठाई है, उसने 25% में खरीदा, अभी तक खाली 40% उठने दिया है, बाकी उसने वैसे ही छोड़ा है। मगर कोई और नहीं आ सकता उधर, you can rent it out to somebody you know, you can live in that house, और ऐसे चीज के कारण हाउसिंग में बहुत बड़ा बूम आ गया था। तो ये रेंटल हाउसिंग की जो बात हीरानंदन जी कर रहे थे, फॉरेन में ऐसे इम्प्लीमेंट होता है कि आप रेंट दे रहे हो बट फिर भी ओनर हो, तो ये विन विन सिचुएशन बन सकता है। यूके का मॉडल अगर स्टडी करके कोई यहाँ पर कर सकता है, और मेरी डॉटर ही बेनिफिशियरी है इसका, ये बहुत एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, और लोगों में भी जो घर खरीदने की आशा है वो खाली 25, अभी बॉम्बे में भी वो इम्प्लीमेंट हो सकता है ना, इफ यू पे ओनली 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ हाउस। तो ये एक मेरी सजेशन है, शायद हीरानंद साहब लंदन की जो उनको भी पता होगा, उसको शायद गवर्नमेंट को सजेस्ट करे तो शायद वो अच्छी बात होगी। आपको पता होगा सर हीरानंद सर। और सेकंड, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उसमें एक दिक्कत आपने टोल वाली बताई, मैं दूसरी और भी ज्यादा एक दिक्कत है, क्या है बताए आपको, ये हाईवेज बनाने में आपको एग्रीकल्चर लैंड अक्वायर किया जाता है। अब वो एग्रीकल्चर लैंड ओनर को तो पैसा मार्केट रेट में मिल रहा है, मगर उसमें जो काम कर रहे हैं 50-100 लोग, उनकी नौकरी चली जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा नेगेटिव इफेक्ट है कि अगर आपने कोई भी एक यूटिलाइजेबल लैंड, अगर फैलो लैंड जिसका कोई और काम नहीं है, इस्तेमाल नहीं है,
या फिर गवर्नमेंट की ओन प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो बात अलग है। मगर आप हाईवेज को बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाता है, तो उतना तक एग्रीकल्चर में आपको, और इसीलिए उन्होंने अयोध्या में इलेक्शन हारा था, क्योंकि अयोध्या की डेवलपमेंट के पीछे इतने लोगों को उन्होंने शिफ्ट किया आउटसाइड अयोध्या, 30-40 किलोमीटर दूर से वो आना पड़ रहा है, उनकी रोजगारी चली गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या अल्टीमेट कॉमन मैन, और लास्ट ईयर अपने गवर्नमेंट ने नरेगा का खर्चा भी कम करा दिया, इन लोगों को नौकरी भी गई और नरेगा का पैसा भी नहीं मिला। तो इस बार मेरे ख्याल में उनको नरेगा का थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो खाली पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, जैसे आपने कहा टोल की बात की, राइट, तो टोल के ऊपर शायद गवर्नमेंट का कुछ प्राइस कंट्रोल आना चाहिए ताकि आम जनता के ऊपर उसका इम्पैक्ट उतना ना हो। इसलिए मैंने कहा ना, बहुत कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म नहीं करेंगे, वो थोड़ी धीरे धीरे से चलेंगे आगे। और इस बात में मेरी ये राय है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, अरे अभी टेलीकॉम को भी इंफ्रास्ट्रक्चर माना जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर माना जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा। मगर अभी क्या, जो भी पीएलआई स्कीम के सक्सेस के लिए आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहिए, आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए ताकि फॉरेनर आके कारखाना लगाए जहां रॉ मटेरियल हो और उसको आसानी से पोर्ट तक लेके जाए, उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। ऐसे ही खामखाब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की तरह इंडिया को कनेक्ट करे विदाउट एनी रीजन नहीं होना चाहिए, यानी डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि पीएलआई आपने बताया सक्सेस, बट कहां पे सक्सेस है बताया आपको? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पे ना आपको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ना आपको ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत है, इसलिए वहीं पे सक्सेस है। अब सेकंड प्रॉब्लम जो उन्हें फिक्स करना पड़ेगा वो है स्किल लेवल ऑफ इंडियन लेबर। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ चाइना, अभी इंडिया का $1.6 पर आवर है मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट, चाइना का 4.2 है, यानी 2.5 गुना हमसे ज्यादा। मगर आप देखें तो पर कैपिटा इनकम चाइना का 6 गुना ज्यादा है, 2000-12,000। तो उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स बहुत हाई है, और इसीलिए फॉरेनर को खाली लेबर सप्लाई नहीं, लेबर की प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिव लेबर कॉस्ट देखना चाहिए। तो हमारी जो इंजीनियर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, 1500 इंजीनियर्स पर ईयर कंपेयर टू 1200 फॉर चाइना, हम बता रहे हैं, मगर असलियत क्या है कि ये सब आईटी वाले इंजीनियर हैं, जिनको ना ही रोड बनाना आता है, ना ही कोई केमिकल प्लांट में काम करना आता है, उनको खाली एयर कंडीशन रूम में बैठ के कंप्यूटर कोडिंग करना है। तो ये सही इंजीनियरिंग नहीं है। तो इसीलिए हमारी जो स्किल के ऊपर मैं ये देखना चाहूंगा कि कैसे गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट और हमारी क्वालिटी ऑफ लेबर और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की कोशिश करे, उतना हद तक आपको पीएलआई का भी सक्सेस आ सकता है। तो मेरी यही उम्मीद होगी बजट में कि इस चीज के ऊपर ध्यान दे कि कैसे बहुत जल्दी से टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करने के लिए वो कोई उपाय सामने लाए। जन्मेजय सर, इसी को थोड़ा ब्रॉडन अप करके आप समझते हैं, क्योंकि आपका काम है लोगों को सलाह देना। सरकार के जो काम है ना, वो बहुत, मैं उनका बहुत मुरीद हूँ, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्शनल कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा टोल है, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मुनाफा प्रॉफिटिंग कर रही गवर्नमेंट, हो सकता है उसकी कॉस्ट उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उसके यूज़र की आमदनी बढ़े, जिससे वो पे भी कर सके कि अगर मुझे अटल सेतु से गुजरना है तो 250 रुपये मेरे पास हो भी तो देने के लिए। पुल तो बनाना बहुत अच्छी बात है, कहीं एक ये डिसबैलेंस होता हुआ दिख रहा है क्या कि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही, उतनी पैसे नहीं है उनके पास, और जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं, एक मिसमैच। दूसरा इसी में जोड़ता, जो अभी सुनील सर कह रहे थे कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है हमारी, उसमें क्या ऐसा कोई चेक है कि आपको ये जो हमने दिया है इससे आपने कितने जॉब क्रिएट किए, कितने लोगों को नौकरियां दी? ये भी तो जोड़ना चाहिए सरकार को कि आपको मैं खाली प्रोडक्शन करने के लिए आपने एआई और एमएल के थ्रू सब काम कर लिया, तो इससे देश का क्या भला हुआ, लोगों की इतनी बड़ी पॉपुलेशन का? क्या सरकार को इस दिशा में सोचने की जरूरत है? देखिए, मैं पहले तो मैं एक बात बोलूंगा, इसकी वजह से आज शाम को मेरी पिटाई होगी है कि मैं ज्यादा सहमत नहीं हूं पीएलआई के साथ। पीएलआई एक कंस्टिट्यूएंसी बना देती है, एक लॉबी स्ट्रक्चर बना देती है। मुझे प्रेफरेंस होता कि कहीं हम लोग 2 टैरिफ रेट बना दें और कोई हिडन बैरियर्स बना दे अगेंस्ट जो देशों से हम लोग को रोकना है कोई चीज, वो देशों के लिए हम लोग कोई हिडन बैरियर्स बना दे। मगर वैसे जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं और वो थोड़ा मैनेज करें।
अभी भी इतने हम लोग सब ये सब कर करके टैरिफ के साथ, ट्रेड चाइना के साथ हम लोग का सबसे भारी है, तो चाइना सबसे भारी रिस्क है हम लोग के लिए, मगर तब भी हम लोग इसी से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये अभी हम लोग को एक दो मसले जो है इग्नोर ज्यादा नहीं कर सकते। एजुकेशन जो बात हो रही है प्रोडक्टिविटी की, लेबर की, क्या कैसे करे जाए, ये हम लोग को अपना एजुकेशन मॉडल जो है बदलना होगा और इसके लिए पैसा बढ़ाना होगा। अभी हम लोग इतना कम खर्च करते हैं एजुकेशन पर कि ऐसे ये आगे बढ़ नहीं सकता। हम लोग 3% से कम जीडीपी का स्पेंड करते हैं एजुकेशन पर। देखिए एजुकेशन जो है हम लोग को मॉडल, अभी हम लोग इंडिया में 1.2 मिलियन स्कूल है, चाइना में 3 लाख स्कूल से कम है, मगर वहां पर 100% लिटरेसी एंड एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है। हम लोग का तो ऐसा रिपोर्ट बताता है क्या है। तो ये मॉडल को कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ पूरा रीइन्वेंट करें। 22 रीजनल सेंटर बनाए, वहां पर बेस्ट टीचर्स के साथ सब स्कूल्स में जो है टीवी हो, ये खान अकेडमी से सीखें, टेस्टिंग भी अलग हो जाए। जो आपको 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश है, आप 12th स्टैंडर्ड हिंदी है, आप 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्जाम का रिजल्ट हो, और 2-3 एग्जाम। ये जो मामला है इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आज की दुनिया में जहां एक तरफ जनरेटिव एआई आ रहा है और दूसरे तरफ इलिटरेसी हो रही है, ये दोनों एक साथ कैसे जा सकते हैं? और एडल्ट इलिटरेसी इतनी हाई है। तो ये जो बात हो रही है प्रोडक्टिविटी की, स्किलिंग की, एडल्ट एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन की, इसको भी, और ये देखिए ये स्टेट एक कंकरेंट सब्जेक्ट हो जाता है, स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए 2-3 जगह हेल्थ, एजुकेशन, वाटर के लिए हम लोग को स्टेट और सेंटर के साथ एक काउंसिल बना करके इसको मामला को हल करना है। क्योंकि 20, देखिए बिहार और यूपी में अंडर 15, हम अंडर 20 नहीं बोल रहे हैं, अंडर 15 110 मिलियन बच्चे हैं। सबसे गरीब ईस्ट यूपी और बिहार, इनका क्या फ्यूचर है भैया बताइए। तो मैं सोच रहा हूं कि ये मामले सब जो है इन पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप ऑफ स्पेंडिंग करना है, मगर स्टेट और सेंटर के साथ तालमेल बढ़ा करके। तो इसके लिए क्या हम लोग बजट में कुछ दिशा देख सकते हैं कि चलिए एक स्टेट सेंटर काउंसिल बने ऑन एजुकेशन, एक स्टेट सेंटर काउंसिल बने ऑन वाटर। क्योंकि ये सब इश्यूज जो हैं, सब इशू, देखिए कोई सरकार सब कुछ को सॉल्व नहीं कर सकती, और हम लोग को ये देखना है कि कौन सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट्स है इंडिया के लिए, और उनको कैसे हम लोग ओवर अ 5 ईयर पीरियड क्या आगे देख सकते हैं। विकसित भारत के बनना है 25 साल में, तो उसके लिए बहुत ये बेसिक्स तो बढ़ाना पड़ेगा ना, एजुकेशन और हेल्थ और स्किलिंग, एडल्ट एजुकेशन। एजुकेशन में हम लोग खाली बच्चों का पढ़ाई बोलते हैं, अरे जो लोग बेचारे अब 35 साल के हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके लिए भी तो कुछ करना होगा हम लोग को। और अब ये इतने टेक्नोलॉजी के एड्स आ गए हैं कि इनके साथ हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि अभी तक हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे जो स्पेंडिंग हुई है खाली हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुई है। अब हम लोग को जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करना है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और यहां पर एक भारी प्रॉब्लम है स्टेट और सेंटर का। और ये स्टेट और सेंटर का सिचुएशन कोएलिशन में बेहतर होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए कि कौन फोरम्स बना करके इसको बढ़ावा दे। इंटरेस्टिंग पॉइंट का, एजुकेशन की तो सर मतलब बहुत बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है। प्राइमरी स्कूल के मास्टरों का काम पता है सर आपको क्या है? खाना बनवाना दोपहर में, बच्चों को खाना खिलाना, घर से बुला बुला के उनको लाना, जनगणना में काम करना, त्यौहार मनाना, ये सब उनके काम है। पढ़ाई बाद में, कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है। सभी सरकारों का एक काम है इस समय कि प्राइमरी स्कूल का मास्टर समय पर स्कूल पहुंच जाए, खाली उसके स्किलिंग पर किसी का जोर नहीं है। वो क्या काम कर रहा है उस पर उसका कोई जोर नहीं है। वो खुद कितना स्किल्ड है इस पर भी कोई जोर नहीं है। तो इतनी भयानक सिचुएशन है एजुकेशन की कि जिसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। जी
ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये देखिए, हम लोग तो कॉल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड थे, जीसीसी पढ़ रहे हैं इंडिया में। क्यों नहीं हम लोग 22 सेंटर बनाए लैंग्वेज के थ्रू? वहां पर टीचर्स को चूज किया जाए, बेस्ट टीचर्स मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, और उनके क्लासेस लाइव टेलीकास्ट किया जाए, और जो करंट टीचर है वो क्लास में बैठ करके अपने भी सीख लेंगे और बच्चों को मॉनिटर करेंगे, और उनको ट्यूशन के लिए पैसा प्राइवेटली लेने के लिए हम लोग को इंकरेज करना चाहिए। क्योंकि ये पूरा पैराडाइम बदलना पड़ेगा। टेस्ट कैसे लिए जाए, कहां से सेट किए जाए, ये सब जो देखिए खान एकेडमी क्या कर रही है, क्यों नहीं हम लोग उन लोग से सीख सकते? हम लोग तो कॉल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड थे ना, तो ये सब तो उतना, इट कैनॉट बी सो हार्ड। इस पर प्रॉब्लम यह है कि जहां पर कंस्टिट्यूएंसी और लॉबी स्ट्रांग होता है, वहां पर गवर्नमेंट का मूवमेंट स्लो होता है। टीचर लॉबी स्ट्रांग है, उन लोग सब इलेक्शन बूथ मॉनिटर करते हैं, तो ये सब मैंने हम समझते हैं कि इट इज नॉट इजी, मगर कोई कोई चीज जो है वो क्रिटिकल पाथ के ऊपर निकल चुके हैं। जैसे आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि जब तक कि हम लोग इनको एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? क्या नौकरी के बारे में बात करते जाते हैं हम लोग, कैसे हम लोग पेड़ से नौकरी निकाल के देंगे लोग को? अरे नौकरी में काम करना पड़ता है, उससे आउटपुट निकालना पड़ता है, उसका प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। हम जब चाइना गए थे, निरंजन जी आपको समझाएंगे कि हमको एक जो आजकल वो कंपनी सब गिर गए हैं, मगर हमको वो चेयरमैन आए और बोले कि मेरा प्रोडक्टिविटी चाइना में बहुत खराब हो गया है मेरे बिल्डिंग में। तो हम बोले क्यों? बोले 42 फ्लोर की जो बिल्डिंग है हम 13 महीना में बना रहे हैं। हम बोले अरे आप कितने महीने बनना चाहते हैं? बोले 9 महीना। हम बोले इंडिया में तो 4 साल लगता है इसको बनाने में। अरे बोले 4 साल, मजाक मत करो, ये सब लोग 9 महीने में बना ले, मेरा 13 महीना है, इसको घटाइए आप। ये तो प्रॉब्लम है। देखिए ये 4 गुना 36 से 40 महीने में बनती है। ये एक्चुअली देखिए, दर्शकों को सुन के लग रहा होगा कि हम बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि AI ML के ज़माने में आप जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। आपके नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी, आपको हवा नहीं लगेगी, आप 50 साल पीछे चले जाएंगे अगर इस चर्चा को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल फेस रिकग्निशन से प्राइमरी स्कूल के बच्चों की अटेंडेंस लेने से ज़्यादा जोर इस बात पर दे कि मास्टरों की स्किलिंग की जाए और बच्चों के लिए वो एटमॉस्फेयर क्रिएट जिससे वो पढ़ें। खाली मास्टर को स्कूल बुला लेना सुबह 8 बजे अगर आपका उद्देश्य है तो भाई साहब 100 साल पीछे अभी आप चलेंगे। सर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, लौट के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर आता हूँ सर, तुरंत आता हूँ। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज हम बातचीत ये कर रहे हैं कि बजट आने वाला है और उसमें क्या क्या हो सकता है या सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े लक्ष्य हैं तो उसके हिसाब से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी होगी। मेरे साथ बहुत ही खास पैनल है। जन्मेजय सर हैं जो बोस्टन कंसल्टिंग के चेयरमैन हैं, निरंजन सर हैं जो बहुत बड़े रियल एस्टेट और ग्रुप के चेयरमैन हैं, और सुनील सर हैं जो मार्केट के हैं और अभी तक बहुत बड़ी AMC को रन कर रहे थे। निरंजन सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे एजुकेशन और स्कूलिंग को लेकर के। अब सिन्हा साहब जो बात की एजुकेशन के बारे में, मैं 2 बातें जिक्र करना चाहता हूँ। पहली बात है कि जब कोविड आ गया था तो हम 14 कॉलेजेस बॉम्बे में चलाते हैं, 6 स्कूल चलाते हैं, उसपे हम VC के ऊपर और ऑनलाइन के हिसाब से 80% स्टूडेंट्स को पढ़ा सके और वो 1 महीने के अंदर पूरी सुविधाएं कंप्लीट कर दी। वो 20% जो थे, वो जो रिसीविंग एंड में जिसके पास कनेक्टिविटी नहीं थी या सुविधा नहीं थी सुनने की, उनको हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम 80% लोगों को पहुंच गए। हाँ, ये बात सही है कि हमारे टीचर्स तैयार नहीं थे, उनको ये आदत नहीं थी कि वो VC के ऊपर कैसे पढ़ाएं, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम साधन को कैसे हम उपयोग करें, उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में हमें उनकी ट्रेनिंग भी मिल गई है, तो वो जानते हैं अभी हम कैसे कर सके। जो सिन्हा साहब की जो सुझाव है, हम IIT के प्रोफेसर्स के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं,
IIM टीचर्स के कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, लिटरेचर हो, भूगोल हो, जैसे भी सब्जेक्ट्स हो, उसके ऊपर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर हम टीचर्स ले सकते हैं और मल्टीप्लायर इफेक्ट हम ये कर सकते हैं। ये एक पहली बात है जो कर सकते हैं। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो स्किल के बारे में कहें। हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में मैं कहना चाहता हूं, 15 साल पहले मुझे 100 स्किल वर्कर चाहिए थे, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, सुथार, पेंटर वगैरह वगैरह, मुझे 400 मिलते थे। 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में मुझे 100 स्किल लेबर चाहिए तो मुझे 20 लेबर नहीं मिलते, और जो स्किल लेबर भी मिलते हैं ना, वो स्किल नहीं है, वो सेमी स्किल्ड है, उनको जानकारी नहीं है। तो स्किलिंग में जैसे हम हाउसिंग सेक्टर की बढ़ोतरी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी कर रहे हैं, इंजीनियर्स को तैयार करते हैं, लेकिन स्किल लेबर हमारे पास नहीं है। तो जो एक तरफ हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को बेरोजगारी है, उनको नौकरी नहीं मिलती, और हम ढूंढते हैं और हमें लोग नहीं मिलते। हम तंग हो गए। हमारे जितने भी हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको आज की तारीख में 60-70% वर्कर्स मिल जाए ना, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे 60% वर्कर्स उनके पास स्किल वर्कर्स मिल गए, बाकी जो 40 है वो अनस्किल को स्किल दिखा के काम करवा ले, तो क्वालिटी का तो काम कम हो ही रहा। तो मेरे अंदाज से दोनों बात सही है। सिन्हा साहब ने जो सुझाव दिया है, हमें टेक्नोलॉजी को यूज करके एजुकेशन को कैसे प्रोत्साहित करें, उसके लिए एक मिशन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो स्किलिंग है, आज के तारीख में जो स्किलिंग की प्रोग्राम है वो गलत तरीके से चल रहा है। एटलीस्ट हमारे रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहा हूं, हर कॉन्ट्रैक्टर एक स्किलिंग स्कूल होना चाहिए, हर साइट एक स्किलिंग होना चाहिए, जहां हम आधे घंटे रोज स्किलिंग करते रहे अनस्किल वर्कर्स को और अपग्रेड करते गए स्किल वर्कर्स को। तो हर एक को एक सुविधा देनी चाहिए, उसके हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या VC के द्वारा हम ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात जो सिन्हा साहब ने जिक्र की, वो है एल्डरली लोगों को ट्रेनिंग करने के। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है कि स्किल पहले अनस्किल करना है, नए टेक्नोलॉजी से हमें फिर स्किल करना पड़े। हम आज की तारीख में नए टेक्नोलॉजी से हम मकान बनाते हैं, लेकिन हमारे जो वर्कर है वो जुने हैं, तो हमें उनको भी, जो 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनको भी हमें रीस्किलिंग करने की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही जैसे नए मशीनरी फैक्ट्री में आए तो वो जूने मशीन चलाते हैं, उनको जो नए मशीन है उनको स्किलिंग अलग करना चाहिए। तो मेरे अंदाज से जितने लोगों को हम आज के तारीख में स्कूल में पढ़ाई करते हैं या कॉलेजेस में कराएं, उतने ही हमें स्किलिंग सेंटर्स करने की आवश्यकता है। और आज के तारीख में सिर्फ रियल एस्टेट हाउसिंग के बारे में मैं कह रहा हूं, हमारे पास एटलीस्ट 2 मिलियन वर्कर्स शॉर्ट हैं हमारे देश में। 20 लाख वर्कर्स हम आज के तारीख में अब्सॉर्ब कर सकते हैं, और हर साल 1 मिलियन वर्कर्स ज्यादा हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट पे। ये बहुत बड़ी कमी है, सिन्हा साहब ने जिक्र की, मैंने उनका खाली एक्सप्लेनेशन जरा ज्यादा देना चाहता। इतनी विडंबना है, एक तरफ नौकरियां भरी पड़ी हैं, 20 लाख तो सर ही बता रहे हैं, और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी है। अब ये जो गैप है ना, इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। समस्याएं अनेक हैं, समाधान कम है। सुनील सर, कोई लो हैंगिंग आइडिया जो सरकार लपक ले इसी बजट में कुछ कर दे? देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का हाथ जोड़ना बहुत जरूरी है। सब काम गवर्नमेंट अपने आप नहीं कर सकती है, फॉरेनर के ऊपर डिपेंड करके पैसे के लिए नहीं। इंडियन प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत क्षमता है। आज क्या हो रहा है कि कुछ 3-4 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ही देश में बहुत प्राइवेट सेक्टर का इंटीग्रेटेड अंदर आ रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इंडिविजुअल्स के, मगर एक ब्रॉडर इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरियल मैन्युफैक्चरिंग टैलेंट है, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो क्षमता है,
उसको गवर्नमेंट को साथ में लेके जाना है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जिक्र 3-4 साल पहले बजट में किया था, मगर ग्राउंड लेवल पे ज्यादा कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में पीएसयूज के पास बहुत लैंड के रिसोर्सेस पड़े हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के टाइम से उन्होंने टेम्पल्स ऑफ इंडिया बताया था, तो ढेर सारा लैंड, एकर्स ऑफ लैंड पब्लिक सेक्टर कंपनी के पास है, रेलवे के पास है। तो इसको मोनेटाइज करने के लिए प्रोडक्टिव तरीके से, खाली डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट की बात छोड़िए आप, पैसा वो गवर्नमेंट के कॉफर्स में जाएगा। मेरा क्या कहना है कि आप प्राइवेट सेक्टर को इस बजट के जरिए आप उनको एक राहत दें, चाहे लोअर टैक्स रेट्स, अगर पीपीपी में वो शामिल होते हैं, चाहे लोअर टैक्स रेट्स, टैक्स हॉलिडे, जो भी पीएलआई में आप दे रहे हैं, ऐसे इंसेंटिव्स आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को देंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर हाथ लगाएगा इसमें, राइट। और वहां पे आप ऐसे रूल्स डाल सकते हैं, जैसे आपने जिक्र किया था कि लेबर क्रिएशन क्या है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 1:2 से ज्यादा हो, उसके लिए मैं दूंगा, राइट। जहां पे स्किलिंग के ऊपर, अगेन प्राइवेट सेक्टर, अभी स्किलिंग के ऊपर इतनी चर्चा हुई, तो क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को स्किल्ड एजुकेशन के लेवल में एक ओपन, अभी क्या हो गया, अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, श्रेय यूनिवर्सिटी, ये सब बड़े बड़े फॉरेन प्रोफेसर्स को लाकर एक एलिटिस्ट कैंपस बन के क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। मगर क्या मास टेक्निकल एजुकेशन में आप प्राइवेट सेक्टर का हाथ नहीं ले सकते? खाली गवर्नमेंट ही खाली आंगनवाड़ी सिस्टम के जरिए ही आपको एजुकेशन को बढ़ाएगी, या प्राइवेट सेक्टर को भी एक नर्सरी लेवल से लेकर एक टेक्निकल एजुकेशन, जैसे हिरानंदी सर कह रहे थे ना, पंपर्स, इलेक्ट्रिशियंस, वैसी जॉब्स में हमें लोगों को दिलचस्पी लाना है ना, अगर वो जाने के लिए, तो मेरे ख्याल में एक सिंगल इफेक्ट अगर प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने जोड़ दिया साथ में, तो काम मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है, खाली गवर्नमेंट बर्डन उठाने की जरूरत नहीं होगी। एक और ट्रेंड में देख रहा हूँ सर यहाँ पे कि जैसे जो आपने कहा ना, बहुत पुराने ओल्ड बिजनेस हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं, उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया, स्किल किया, और प्लस लिगेसी की ताकत है तो इसलिए और बड़े बने। नए बिजनेसेस जो हम लोगों को, मतलब पिछले 20 साल से जो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे बिजनेस हाउसेस दिखे नहीं। आज जो स्टार्टअप हमारे देश में आए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक समस्या है, वो वैल्यूएशन बढ़ाने पे दिन भर ध्यान देते हैं, बिजनेस बढ़ाने में थोड़ा कम हो गया उनका दिमाग आजकल। ये आलोचना उनको सुनना चाहिए, मैं बहुत खुले बोल रहा हूँ। सब कहे कि वैल्यूएशन कैसे बढ़े, मेरा काम क्या कर रहे हो उस पर फोकस नहीं है, इसलिए फिर वो यूज़र बन के रह जाते हैं, प्रोड्यूसर नहीं बन पाते हैं। सर आखिरी कमेंट आपका सर, जन्मेजय सर। देखिए, एक और चीज सरकार को भी पूरे बुलंद तरीके से लेना है, क्रेडिट रेटिंग। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनको मैं समझ नहीं पाता। चाइना की क्रेडिट रेटिंग अभी A+ है, स्पेन की क्रेडिट रेटिंग चाइना से ऊपर है, EU की क्रेडिट रेटिंग AA है, उसमें जर्मनी की AAA है, वो मैं मान सकता हूँ, मगर पूरा यूरोपियन यूनियन की क्रेडिट रेटिंग AA है, चाइना का A+ है, इंडिया का BBB- है, इंडिया का डेट टू GDP रेशियो कम है, और हम लोग का फिस्कल डेफिसिट भी उनसे कम है। तो इसको जो है, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक के पीछे सब G20 पड़ा है, वैसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से भी काफी चर्चा करके उनका मॉडल्स को बदलना है, क्योंकि कहीं हम लोग का BBB- हो जाए तो काफी इंपैक्ट पड़ता है, और कहीं हम लोग A- भी हो जाए तो काफी फर्क पड़ता है हम लोग को, इंडिया को। और इसको अब छोड़ा नहीं जा सकता, इसको हेड ऑन लेना पड़े। तो बहुत सारे आर्थिक मसले हैं, जिसमें कुछ को हम लोगों ने टच ऑन करने की कोशिश की, जहाँ पे लार्जर पब्लिक का इंटरेस्ट है, वो एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किलिंग है, और बहुत सारे भी ऐसे विषय हैं जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ से लेकर बजट तक कई बार इस पर चर्चा होगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे दर्शक इसको समझेंगे, सुनेंगे, और सरकार के लोग भी सुन लें अगर तो अच्छी बात है, कुछ चीज़ें तो इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है तो प्रयास भी उतने बड़े करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।